अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात नून लीग असली क़यादत से कब मिलती रही, पस मंजर में होने वाली मुलाकातों की तमाम तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसके बाद नून लीग और खास तौर पर मरियम नवाज के जारहाना बयानियों को एक बड़ी ज़रब लग चुकी है। आज ही मरियम नवाज ने असली क़यादत से किसी भी किस्म की मुलाकातों से साफ इनकार किया था और लाइलमी का इजहार किया, जिसके बाद तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मीडिया पर आकर नून लीग के रहनुमा की मुलाकातों की तस्दीक की। ये भी बता दिया कि मुलाकातें मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के लीगल मसाइल को हल करने के लिए की गईं। नून लीग के लिए बयानिए की जंग में मुश्किलात बेहद बढ़ चुकी हैं। पाक फौज के सरबराह की जानिब से बार बार ये कहा गया कि अस्करी इदारों को सियासत से दूर रखा जाए और अपोजिशन अस्करी इदारों पर बार बार सियासत में मुदाखलत के इल्जाम लगाती रही, लेकिन आज ये बात सामने आ गई कि वो अपोजिशन जो सियासत में इदारों की मुदाखलत पर इंतहाई जारहाना बयानबाजी करती रही, वो अपोजिशन न सिर्फ अपने कानूनी मसाइल को बल्कि सियासी मसाइल को हल करने के लिए भी अस्करी क़यादत से मुलाकातें करती है। इन मुलाकातों के लिए खुद रिक्वेस्ट भी की जाती है। कभी बिलावल तो कभी मरियम नवाज इस हवाले से जारहाना बयानात देते रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की साख पर अब कई सवाल उठ चुके हैं। बिलावल भुट्टो हाल ही में अस्करी क़यादत से मुलाकातों पर क्या मौक़िफ़ रखते थे, देखिए जरा। और जो बिलावल ही नहीं, मरियम नवाज भी बार बार इस हवाले से हुकूमत को सिलेक्टेड कहती रही हैं और सिलेक्टर्स पर इंतहाई सख्त तनकीद भी होती रही। आज ही मरियम नवाज से जब अस्करी क़यादत से मुलाकात के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सख्ती से नून लीग की जो मुलाकातें उनकी तरदीद की, जबकि ये भी कहा कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। सियासी मसाइल का हल GHQ नहीं बल्कि पार्लियामान में होना चाहिए। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। मरियम नवाज इन मुलाकातों से इनकार करती रही, लेकिन मोहम्मद जुबैर जो इन्हीं की टीम के रहनुमा हैं और मियां नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा समझे जाते हैं, वो खुद अब आर्मी चीफ से मुलाकातों की तस्दीक कर चुके हैं। DGI-SPR के बयानात की खुद नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर तस्दीक कर चुके हैं। इस वक्त अपोजिशन की सियासी साख पर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। अपोजिशन के इंकलाबी बयानिए पर एक बड़ी ज़रब आई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के तमाम सियासी दावों और बड़े ऐलानात पर शकूक व शुबहात भी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन कैमरे के सामने कुछ कहती है और कैमरे के पीछे इनका बयानिया कुछ और ही हो जाता है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने सबसे पहले अपोजिशन के इस दोहरे मयार पर सामने आकर बयान दिया और फिर तर्जुमान पाक फौज ने भी मुलाकातों की तस्दीक की। वफाकी वजीर शेख रशीद ने आज फिर से अपोजिशन को इस हवाले से चैलेंज किया है। वफाकी वजीर शेख रशीद कई बार कह चुके हैं कि नून लीग की सियासी क़यादत पिच के दोनों तरफ खेलते हैं, पिंडी में कुछ कहते हैं और इस्लामाबाद में बयान बिल्कुल बदल लेते हैं। अपोजिशन के गैर जमहूरी रवैये की निशानदही वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीन गंडापुर साहब ने भी की और उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन हुकूमत पर नहीं बल्कि ISI के सरबराह की जमानत पर यकीन रखती है, पार्लियामान पर नहीं, पिंडी से यकीन दहानी मांगी जाती है। और अमीन गंडापुर की बात की तस्दीक खुद बिलावल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर डाली और उन्होंने कहा कि उन्होंने DGI-SI की हकीकी तौर पर गारंटी मांगी थी, हुकूमत की बजाय उन्हें DGI-SI की जमानत पर यकीन था। इस मौके पे गंडापुर साहब मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस वो करवाएंगे, जिस पे मैंने जनरल फैज साहब की तरफ इशारे करते हुए कहा कि मैं आपसे नहीं उसकी तरफ देखूंगा कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस वहां होते हैं या नहीं। अपोजिशन जहां एक तरफ फौज की सियासत में मुदाखलत पर पॉइंट स्कोरिंग करती रही है, वहीं इन्हीं इदारों से सियासी और कानूनी मसाइल के हल के लिए मुलाकातें भी होती रही हैं। फिर जमहूरियत की अलंबरदार भी बनती है, जमहूरी इदारों की मजबूती की बात भी करती है। अपोजिशन के इस बयानिए पर कई अहम तरीन सवालात जो हैं वो उठ चुके हैं। पहले मुलाकातों से इनकार हुआ, फिर एक नहीं चार मुलाकातों की बात हुई, तो बारी बारी मुलाकातों की तस्दीक भी होती चली गई। 2 मुलाकातों का DGI-SI ने बता दिया, जिसकी तस्दीक 2 की जो तस्दीक है वो मोहम्मद जुबैर भी कर चुके हैं, 2 का वफाकी वजीर शेख रशीद भी बता रहे हैं, 1 को बिलावल
بلاول اور نون لیگ کی باقی سیاسی قیادت مان چکی ہے. اور اب اور کتنی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں؟ قانون سازی آخر کہاں ہوتی ہے؟ کیا یہ نظام اسی طرح سے چلے گا؟ کئی سوالات جو ہیں اب اس کانٹروورسی کے بعد کھڑے ہو گئے ہیں. میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے سیاسی معاملات پر نگاہ رکھنے والے نامور تجزیہ کار اور اینکر پرسن ہمیں جوائن کریں گے. وسیم ادامی صاحب مشہور اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں, جوائن کیا. بہت شکریہ وسیم صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سیاسی پارا ہم دیکھ رہے ہیں کافی ہائی ہے. اپوزیشن نے جب سے اے پی سی کیا اس کے بعد سے مشکلات کا شکار ہمیں لگ رہی ہے. وسیم, عجیب سیاسی کھچڑی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرے کے اوپر کچھ اور بیان ہوتا ہے, کیمرے سے جب ہٹتے ہیں تو بالکل ہی جو بیان ہے وہ اپوزیشن کے بدل جاتے ہیں. وہ کیا رہا ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں ایک تو اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے, آپ نے دیکھا ابھی افواج پاکستان کے ترجمان نے کچھ دیر پہلے یہ محمد ایک نئی ملاقات کی نئی داستان بتائی کہ جناب 2 ملاقاتیں محمد زبیر صاحب سے ہوئی آرمی چیف کی, جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے, اور اس میں بھی مریم نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی. مجھے لگتا ہے بات کا بتنگڑ بن گیا یہ. اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اے پی سی میں رگڑا ہے تمام تر سیاسی جماعتوں نے, نہ صرف حکومت کو بلکہ غیر سیاسی عناصر کو بھی. تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے آ کر ان ملاقاتوں کی کہانیاں بتاتے ہوئے یہ تاثر دیا ہے کہ جناب دیکھیں باہر کچھ کہتے ہیں اندر کچھ کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے اگر یہ رسپانس نہ بھی آتا, اینڈ آج مجھے بلاول صاحب کی گفتگو سے لگا ہے کہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ شیخ صاحب اگر بولیں تو صرف اپنی مرضی سے نہیں بولیں. مجھے لگتا ہے شیخ صاحب اگر یہ رسپانس نہ بھی کرتے تو شاید بات اتنی آگے نہیں بڑھتی. اس لیے کہ اس کا افسوسناک پہلو یہ کہ ان اداروں, ٹھیک ہے پاکستان میں ان اداروں کا کیا کردار رہا ہے, اگر ہم کہیں کوئی کردار نہیں رہا جی, کوئی کردار نہیں, جھوٹ بول لوں گے, ایک دوسرے جھوٹ بول لوں گے, سب رائے آتی ہے. پھر بھی اس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر تذکرہ ہونا کہ جی کل ملے تھے, پرسوں ملے تھے, یہ کوئی اچھی بات ہے نہیں ان اداروں کے لیے بھی. اور آپ تو دیکھیں نا وسیم, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بتا دیا ہے کہ جو ہے وہ محمد زبیر صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں, پھر کس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی, مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہوئی, میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہوئی. یہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے گا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں یہ بات ہی نہیں تھی. کیسے ممکن ہے کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیگل ایشوز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور ان کے علم میں جو ہے وہ یہ بات ہی نہیں ہے. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسپیسیفکلی جو ہے وہ ان 2 ملاقاتوں کا ذکر کیا. ملاقاتیں اور بھی ہوتی ہوں گی تو یقیناً اس کا کوئی تو بیک گراؤنڈ ہوگا, کوئی تو پولیٹیکل جو ہے وہ اس ملاقات کا ایجنڈا ہوگا جو انہوں نے اسپیسیفکلی ان 2 ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے. وسیم, دیکھیں, ایک تو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ گفتگو اس انداز سے نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا. وہ اس لیے کہ جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو پھر اب اس پہ ہر کوئی اپنی اپنی پالیٹکس بھی کر رہا ہے, اس کو ہر کوئی ٹوسٹ بھی کر رہا ہے. مثلا مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بات کہی ہے, میرا خیال ہے وہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اس ماحول میں وہ بھی یہ بیان نہ دینا شاید زیادہ مناسب ہوتا ہے میرے خیال سے, لیکن پھر وہ بیان دوسری طرف ٹوسٹ بھی ہو رہا ہے. تو یہ عین ممکن ہے, چونکہ ہم یہ جاننے والے جانتے ہیں, اور یہ بات اس وقت سے جانتے ہیں جب سے آرمی چیف بنے باجوہ صاحب, کہ زبیر صاحب مسلم نون کے ان بہت کم لوگوں میں سے جن کا بہت پرانا, بلکہ میں نے تو اپنی نالج کے بات کروں تو مجھے پہلا فرد جو میں نے مسلم لیگ نون کا سنا تھا کہ جن کے آرمی چیف سے بہت پرانے تعلقات ہیں وہ زبیر صاحب ہی تھے. تو یہ عین ممکن ہے میرے لیے کہ زبیر صاحب نے یہ ملاقات کی ہو, دو اب ظاہر کی تو ہیں, اور یہ کسی کے کہنے پر نہ کی ہو. مریم نواز شریف صاحبہ نواز شریف کہنے پر نہ کی ہو, ان کا ایک ذاتی تعلق ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ آرمی چیف سے مسلم ان کا بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو ظاہر ٹھیک ہے, یہ وسیم آپ کا خیال ہے. اینکر پرسن تجزیہ کار آسما شیرازی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آسما صاحبہ, یہ وسیم صاحب کا تجزیہ آپ سن رہی تھیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے جی کہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہو اور ان کے علم میں جو ہے وہ یہ بات نہ ہوئی ہو, یا جس طرح کہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو نہیں پتا تھا اس ملاقات کا, میاں نواز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا اس ملاقات کا. مجھے بتائیں کہ آپ اس ساری صورتحال کو دیکھ کیسے رہی ہیں, کیا اس ملک میں اپوزیشن ہو بھی رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے, اپوزیشن تو ہو رہی ہے, جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اور جس طرح سے نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے تو اپوزیشن تو ہو رہی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات نہیں ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے, میرے بھی پروگرام میں سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہ کہا کہ 1.5 سال ہو گیا ان کی میاں صاحب سے ملاقات نہیں ہے, بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرے ان کے ساتھ چونکہ ذاتی مراسم تھے اس لیے میں ان کے ساتھ ملنے کے لیے گیا تھا, اور پھر اکانومی اور باقی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی. اور ظاہر ہے کہ ایک سیاستدان جب ملنے جاتا ہے تو, اور وہ معاشی ماہر بھی ہیں, تو انہوں نے معیشت پہ بھی بات کی اور سیاست پہ بھی بات کی. لیکن جو بات اس سے پہلے اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں, جو طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے بریک کی ہے اسٹوری, اس پہ انہوں نے دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ پیغام نواز شریف کی طرف سے کیا تھا, اور نواز شریف نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ یہی رویہ رہا
तो हम फिर जो है वो इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, और ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि ये पैगाम देने का कहा गया था। वो खबर है, और उसके बाद आज की जो SPR की खबर है, और फिर उसके बाद जुबैर साहब की तरदीद यूं है कि वो मुज़ाकरात के लिए नहीं गए थे बल्कि वो उनकी ज़ाती मरासिम थे और 2 मुलाकातों के लिए गए थे। तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या कनेक्शन है और डॉट्स कहाँ पे मिलते हैं। जो अहम बात है वो ये है कि जो मेरे प्रोग्राम में भी जुबैर साहब ने कही कि कॉन्टिन्यूशन में ये मीटिंग थी, यानी जो पहली मीटिंग थी उसकी कॉन्टिन्यूटी थी, ये तसलसल में हुई, और पहली मीटिंग में उनके मुताबिक DGISI थे, लेकिन दूसरी मीटिंग के अंदर DGISI मौजूद। तो जब DGISI वहाँ पे मौजूद है तो फिर जाहिर है कि ये जाती जो एक ताल्लुक होता है वो तो नहीं था। और फिर 4 घंटे वो मुलाकात हुई है, और 4 घंटे उन्होंने साथ खाया है, जो कि जुबैर साहब ने बताया। तो आप सुन पा रही है मुझे? जी मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? आसमा, आप साथ हैं हमारे? जी आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साथ रहिए, दोनों मेहमान जो हैं वो हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑपोजिशन एक तरफ खुद ही फौज को जो है वो सियासी मामलात से दूर रखने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो फिर खुद ही दरखास्त की जाती है कि मुलाकातें जो हैं वो होनी चाहिए। DGISPR ने मोहम्मद जुबैर साहब की मुलाकात के हवाले से बताया, फिर उन्होंने मान भी लिया, और ख्वाजा आसिफ भी जो हैं वो भी इकरार इसके हवाले से कर चुके हैं। यानी सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है वो इस तरह की है कि साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं वाली जो सूरत हाल है वो इस वक्त हमें नजर आ रही है। इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए वसीम बदामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आसमा शिराज साहिबा और सईद काजी साहब भी सीनियर तजज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सईद काजी साहब, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि ये आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? क्या अपने मफादात की सियासत हो रही है, या फिर कोई अवामी सियासत यहाँ पर कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक दिन APC होती है, दूसरी तरफ जो है वो मुलाकातों की एक लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। देखिए, इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ जो एक सो कॉल्ड जमहूरियत और एस्टेब्लिशमेंट और उसकी जो जंग बनाई जा रही है ये वो है नहीं। अच्छा। मसला ये है कि जो ये कहते हैं जी सिलेक्टेड, तो ये जो है वो सिलेक्टर जो है और या जो सिलेक्शन बोर्ड जो है बस उससे हमारी नाराजगी है कि यार हम क्यों नहीं है, कोई और क्यों है। अगर तो वो बयानिया था और अगर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, ये तो खैर एक कॉमन नॉलेज है, बहुत से लोग जानते हैं कि जनाब मोहम्मद जुबैर साहब के पुराने तल्लुकात हैं, वो जनरल उमर जो मरहूम उनके बेटे हैं और उनकी मुलाकातें, उनकी फैमिली रिलेशनशिप थे, मगर ये मुलाकातें उस तनाजुर में नहीं थी और इस बात को DG जो ISPR है उन्होंने भी वादे कर दिया। तो वो दे आर ट्राइंग एवरीथिंग। तो बात ये ताले आजमाई की है, ताकत में रहने की है, और कोई नहीं है यहाँ पे। अभी ऐसी कोई तहरीक नहीं है, और अगर ऐसी कोई तहरीक होगी भी और होनी भी चाहिए जो कि तमाम इदारों को उनके जो प्रेस्क्राइब्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसमें रखे, मगर वो अगर हम ये समझते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ साहब ने चलानी है या मरियम साहबा ने चलानी है, तो फिर मेरे ख्याल में आज जो हुआ है इससे हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ मामला ये नहीं है। मामला ये है कि इन्हें पहले दिन से वॉक ओवर मिलता रहा है, कि पहले दिन से जो है इनको जो है वो एक पैम्पर करके लाया गया था, और अब पहली दफा हुआ कि इन्हें जस्टिस क्यूम भी नहीं मिल रहे और जो है वो जनरल जिया भी नहीं मिल रहे और जो जनरल जिलानी भी नहीं मिल रहे, तो इसलिए जरा थोड़े अपसेट लगते हैं जी। अच्छा ठीक, बदामी साहब मैं बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहूंगी। तो फिर इससे क्या साबित हुआ कि NRO के लिए कोशिशें तो होती रही हैं, हाथ पांव मारे जाते रहे हैं, और फिर जब कुछ नहीं बना तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने तकरीर कर दी। अब वोट को इज्जत दो का बयानिया किस हद तक मुतासिर नजर आ रहा है आपको इस तमाम सूरत हाल के बाद? अब देखें, आई एम नॉट श्योर कि वाकई नून लीग ने इस अंदाज की किसी डील की कोशिश की है या नहीं की है, क्योंकि ये भी हम सब जानते हैं कि वापस जब ये आए हैं नवाज शरीफ साहब और आकर और जानते थे कि आएंगे तो जेल में जाएंगे, और आए हैं और जेल में गए, तो उससे पहले उनके पास ये चॉइस बहरहाल थी कि वो ना आते, और अगर कुछ चीजों पर पहले ही मान जाते तो फिर ये सारी नौबत ही ना आती। वो उनकी चॉइस थी और ये सब कुछ हुआ है। तो अगर डील लेनी होती तो उस वक्त भी ले सकते थे, लेकिन ये अपोजिशन यानी कि आज की हुकूमत की ये कामयाबी जरूर है कि वो अपने सारे वोट बैंक में, बल्कि बहुत सारे न्यूट्रल लोगों को भी ये कम्युनिकेट करने में जरूर कामयाब हो गई है, चाहे ये सच हो या ना हो,
یہ صاحب دیکھیں باہر کچھ کہتے ہیں, یہ آئیڈیل صورتحال تو نون کے حوالے سے بھی نہیں ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے ایک اور اہم رہنما ہے شہباز شریف صاحب, وہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ میں تو بلیو کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایڈ آن لینا ہی نہیں چاہیے, بالکل کرنی چاہیے ملاقاتیں, بالکل ان کے ساتھ معاملات بنا کے رکھنے چاہیے. تو ایک طبقے کی جب نون میں یہ سوچے تو یہ ملاقاتیں سب کچھ تو ہوگا. تو بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اس وقت نیٹ ونر ہے ساری صورتحال کی گورنمنٹ, اس لیے اصول پر کون ہے یا کون ہے, پالیٹکس کی تک بات کرتے ہیں, نیٹ ونر گورنمنٹ اس لیے کہ گورنمنٹ بہت سکسیسفلی یہ کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ بھائی یہ باہر کچھ کہتے ہیں, اندر کچھ کہتے ہیں, ڈیل مانگتے ہیں, بچاتے ہیں. اچھا سعید قاضی صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ چلیں اگر ٹھیک ہے ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں, ہوتی بھی رہی ہیں, تو اس سے انکار کرنے کی آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ پھر یہ الزام بھی لگتا ہے نا کہ آپ کیمرے کے آگے کچھ اور ہوتے ہیں, کیمرے کے پیچھے آپ کچھ اور ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, کچھ اور کوششیں کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بہت کلیئرلی جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو کوئی بھی نمائندہ ہے وہ نہیں ملایا جا کر. دیکھیں ایک پبلک فیس جو ہے وہ اس کو بھی تو آپ نے مینٹین کرنا ہے, اور آپ نے جو ایک بیانیہ سو کارڈ بنا رکھا تھا وہ بھی دیکھنا ہے. لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ یہاں پہ یہ تاریخ ہے, اس کو ہم بدل نہیں سکتے. ایم کیو ایم ہو یا مسلم لیگ نون ہو, یہ دونوں جو ہیں وہ ہمشیرگان تھیں جن کا جنم ہوا ایک کام کے لیے. پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ تھا اس کو کراچی میں جو سندھ میں اس کو پھاڑنا تھا, یہاں پہ جو ہے وہ جاگ پنجابی جاگ تیری لگنو تیری پگنو لگ گیا داغ. جنرل جیلانی صاحب کی وہ میٹنگ, اس میٹنگ میں ایک بیرے کا کلہ اٹھا کے میاں نواز شریف صاحب کے سر پہ جنرل جیلانی کا رکھنا اور یہ کہنا, اور یہ بات بشرا رحمان صاحبہ نے اپنے کالم میں تحریر بھی کی تھی. تو اس میں کون سی ایسی حیرت کی بات ہے؟ کیونکہ یہ تو ہمیشہ جو آئے ہیں ان کی آشیرواد سے ہی آئے ہیں. یہاں پہ الیکشنوں میں ٹکٹ تقسیم کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہوئے یہ لوگ پائے گئے ہیں کہ حضور یہ ٹکٹ نہیں ہے, یہ ہم قومی اسمبلی کی سیٹ دے رہے ہیں آپ کو, اور یہ خود مانتے ہیں کہ جو, تو اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اب کہ ہوا یہ ہے کہ کچھ ان کے جو نادان دوست تھے لائک پرویز رشید صاحب تھے, جناب وہ جو ایک اور کالم نگار تھے جن کو انہوں نے وزیر وغیرہ بنا رکھا تھا, تو وہ انہوں نے کہیں ان کو یہ بابر کروانا شروع کر دیا کہ یو آر دی ریئل پلیئر اینڈ دیئر ہی وینٹ رانگ. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہاں لیڈرشپ ہونی چاہیے اور رول آف لا ہونا چاہیے, مگر ان لوگوں کا جنم دیکھیں یہ آئے کہاں سے ہیں. تو پھر ہوا یہ کہ بھئی جن کی آشیرواد سے آئے تھے آپ پھر ان سے تو لڑیں تو مت ان سے, تو یہ ہوا ہے ان کے ساتھ. اور اب جو ایک اسپائلڈ چائلڈ کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. ہاں آپ کی یہ بات کی یہ انکار کیوں کر رہے تھے, اب اقرار کیا کریں, یہ اقرار سعید قاضی صاحب پھر اے پی سی کے بلند و بانگ دعووں کا کیا ہوگا؟ اے پی سی کے کوئی بلند و بانگ دعوے نہیں ہیں, کیس ختم کر دیں ہمیں جو ہے وہ کیا. میں نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ یار یہ اے پی سی کر رہے ہیں, ان میں کسی میں جرت ہے کہ یہ کہے کہ آئین کے آرٹیکل 1 سے لے کے 40 تک جو ہیں یہ آج سے پرنسپل آف پالیسی نہیں ہوں گے, ہم اس پہ بات کریں گے, یہاں تحریک بھی بن جائے گی, لوگ بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے. تو ان کے ذاتی ایجنڈے, پرسنل تالے آزمائی, اپنی بزنس امپائرز کو بچانا, وہ اس کے لیے تو کوئی نہیں آئے گا نا. پہلے بھی آپ دیکھ چکی ہیں, خود خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جب میاں صاحب لاہور کے سروسز اسپتال میں تھے تو 100 بندے نہیں آئے تھے, تو ظاہر ہے کیوں آنا تھا 100 بندوں نے. آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ اگر عوام میں آپ نے ان روڈز بنائی ہوتی, ویلفیئر کے ایجنڈے ہوتے, آپ کا جو ماڈل ہے وہ اینٹی پور نہ ہوتا, ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہی اینٹی پور ہے, آپ کے پیچھے لوگ ہوتے تو آپ کو آج ترلے نہ کرنے پڑتے. صحیح, بہت شکریہ. سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آسمہ شرازی صاحبہ اور وسیم بدامی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا, بریک بعد واپس آتے ہیں صاحب. نئے پاکستان میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کے مسائل کئی گنا بڑھ چکے ہیں, اور حکومت ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے ان تعلیمی اداروں پر نہ صرف قدغن لگا رہی ہے بلکہ انہیں قابل احترام اساتذہ کی طرح ٹریٹ کرنے کی بجائے انہیں مافیا کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جس معاشرے میں حکومت اعلیٰ تعلیم سے متعلق معاملات کو اس طرح کے رویوں سے دیکھتی ہو, وہاں شعور اور آگاہی کی منزلیں کتنی دشوار ہو جاتی ہیں. اس کا اندازہ ہمیں حال ہی میں کوالٹی ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کام کرنے والی نجی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی نمائندہ تنظیم پامی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی ایک اہم ترین پریس کانفرنس کو سن کر ہوا, جس میں انہوں نے نہ صرف تعلیمی اداروں کے مسائل کی وجوہات بیان کی بلکہ ان کا حل بھی بتایا ہے, اور اگر حکومت نے ان مسائل کو اسی رویے سے ڈیل کیا تو انہیں ساتھ ہی سخت وارننگ بھی دے دی ہے
क्या पाकिस्तान में अब मेडिकल के इदारों को खत्म करने के लिए कोई मुनज़्ज़म साजिश हो रही है? इसी हवाले से आज हम इस अहम तरीन मामले के ऊपर बात करेंगे। मेहमानों के पैनल का मैं आपसे तारुफ करा दूं। मियां नवीद डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। आसिफ निज़ामी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। इसके अलावा मियां अब्दुल रशीद नायब सदर हैं पंजाब पानी के। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। मियां सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मियां नवीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि रेगुलेटरी बॉडीज़ के हवाले से मसाइल क्या हैं, किस तरीके से तंग किया जाता है? जी आशा, एक तो मसला ये है कि कभी पीएमसी कभी पीएमडीसी, रेगुलेटरी बॉडी जो पीएमडीसी होती थी, कभी उसको पंजाब जो वफाकी हुकूमत है वो उसको पीएमसी बनाती है, तो उसमें मुख्तलिफ जो है वो अफसरान होते हैं, तो कभी पीएमडीसी बना दिया जाता है। तो इस वजह से जो ना सिर्फ जो है वो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हैं, इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं निजी मेडिकल कॉलेज। ये एक बड़ा मसला दरपेश है कि एक जब बॉडी आती है तो वो पिछले के हकामात को, पिछले की जो एसओपी या पिछले जो बॉडी होती है उसके जो इंस्पेक्शन उसको तस्लीम नहीं करती, जब दूसरी बॉडी आती है तो वो उसको नहीं तस्लीम करती। तो ये खेल खेला जा रहा है तकरीबन 2 से 3 सालों में, और 2 से 3 सालों में जो शोबा मेडिकल एजुकेशन है, खा वो निजी मेडिकल कॉलेज हों, खा वो सरकारी मेडिकल कॉलेज हों, खा वो यूनिवर्सिटियाँ हों, वो इंतहाई ज़ोबों आली का शिकार हो चुकी हैं। क्योंकि जो रेगुलेट जिसने करना है वो यहाँ पर मुस्तकिल रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी नहीं है। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि पीएमए की जानिब से जो है वो ये जो पीएमसी बनाई गई है, इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि जो इलेक्शन का एक लफ्ज़ है वो बिल जब पास हुआ अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें से जो, क्योंकि ये जो पीएमडीसी की जो बॉडी होती है वो बजरिया इलेक्शन, डॉक्टर्स के इलेक्शन होते हैं, तो फिर उसकी एक जमहूरी तरीके के जरिए जो है वो बॉडी मुंतखब होती है। लेकिन मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। अशरफ निज़ामी साहब की तरफ मुझे जाना है। एक पॉइंट जो आपने उठाया कि कोई मुस्तकिल रेगुलेटरी बॉडी जो है वो नहीं है। अशरफ निज़ामी साहब, एक तो ये चीज़, और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब रेगुलेटरी बॉडी बनती है तो किस किस से मुशावरत होती है? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है? बहुत शुक्रिया। देखें जी, इसको एक चीज समझना चाहिए कि रेगुलेटरी बॉडी होती क्या है। रेगुलेटरी बॉडी के कोई ना कोई इंटरनेशनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टर्स को जो रेगुलेट करती हैं, उनके कोई ना कोई, बिल्कुल वैसी अगर मैं सादा से आपसे कहना चाहूँ तो जैसे फुटबॉल के लिए वर्ल्ड फेडरेशन है और उसका है कि हुकूमत का अमल दखल उसमें नहीं होगा, दैट बॉडी हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, ऑटोनमस एंड ट्रांसपेरेंट। ये एक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के लिए, उसका नाम भले कुछ भी आप रख दीजिएगा, लेकिन एक नाम चलता आ रहा है तो क्या जरूरत है उसको नामों तब्दील करके, और ये सारा मतलब एक, लेकिन चूंकि किसी के दिमाग के अंदर आई हुई है ये बात और उसको फिक्स करना चाहते हैं, और चूंकि एक सिंगल हैंडेड इसको चलाना चाहते हैं, दैट इज व्हाट दे आर मेकिंग फन ऑफ ऑल दिस मेडिकल एजुकेशन। तो जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो इंटरनेशनली समझा जाता है, और पाकिस्तान के अंदर जो मुरवजा कवानीन थे 1962 से हमारे एक्ट के तहत ये एक बॉडी बनी थी जो कि रेगुलेट कर रही थी मेडिकल एजुकेशन को, डॉक्टर्स को, और इंटरनेशनल हमारे जितने मुआहदे और उनके साथ होता था उनके साथ चली, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमेशा ही हम समझते हैं कि चीज़ों के अंदर बेहतरी की गुंजाइश होती है। पीएमडीसी के अंदर भी बहुत से मसाइल थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कहना कि उन मसाइल का हल ये होगा कि आप एक डिक्टेटरशिप, एक आमराना अंदाज से कोई चीज़ बना दोगे, ये मुझे ज़ाती तौर पे और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को ना सिर्फ ये समझ नहीं आती बल्कि हम इसकी शदीद मुजम्मत और मुखालिफत करते हैं। द रीज़न बीइंग कि जो मैंने आपसे अर्ज किया कि 3 चीज़ें जिसके साथ कि इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर उसके साथ जो होना है, ऑटोनोमस उसका स्टेटस होना, ये ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि उसको रेगुलेट करेगी। अब इसके लिए जो किया गया है कि जो पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल थी, मैं तफसील के अंदर ना जाना चाहूँगा, लेकिन आज के लिए जो बना दिया गया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को ये इख्तियार है कि वो सारे के सारे 9 बंदे वहाँ पे नॉमिनेट करेंगे, और मोर ओवर कि उसका प्रेसिडेंट भी इख्तियार है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ के जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाया गया उसके साथ वो करेंगे। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आप कितने भी मुदब्बर, कितने भी आप लायक और कितने भी आप अच्छे और सिंसियर क्यों ना हो जाएं, लेकिन कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता कि जो इंसान समझे कि मैं अक्ले कुल समझ के इसको फैसला जो मैं करूंगा। अब इससे हमारे मसाइल क्या पैदा होंगे, फिर वहां पे एक लॉ की खातिर बना दिया गया है कि वही वहां पे सुनेंगे हमारे मसले मसाइल, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी दैट विल बी विद द सुप्रीम कोर्ट कि उसकी जो हमारी जुरिस्डिक्शन और जो लोगों की और मसाइल के साथ जो एडमिट करना था वही हमारे साथ से फोरम उन्होंने छीन लिया उसके साथ आके। अब इसके मसाइल जो हमें करने पड़ेंगे कि हमारी इंटरनेशनल रिकग्निशंस दैट विल बी अंडर क्वेश्चन,
हमारी मेडिकल एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर जो थी, चूंकि उनका ये मानना है कि इम्तिहान दर इम्तिहान करते रहो। एक मैं समझता हूँ और आप भी मुझसे बेहतर समझते हैं इस बारे के अंदर कि एग्जाम इट इज अ ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन द स्टूडेंट, और जो दुनिया बारी है कि एग्जाम सिस्टम्स को पीछे की तरफ लेके आ रही है, जो नॉर्मल एजुकेशन है उसके अंदर आपको पता है कि लाहौर बोर्ड के अंदर आई एम अवेयर ऑफ कि उसके अंदर उन्होंने पोजीशंस अब निकाल दी हैं। नाउ देयर इज नो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस, नाउ दे आर ग्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं ताकि एक बच्चों को सेहतमंद तरीके से जो दुनिया के अंदर मुरवजा कवानीन है उसके तहत यहाँ पे एजुकेशन की जाए। वेयर एज मेडिकल एजुकेशन के अंदर ये उलट पहिया चलाना चाह रहे हैं। उलट पहिया इस तरह से चलाना चाह रहे हैं कि हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब के अजीज हैं नौशेरवान खान बरकी साहब, हु इज मतलब सेटल्ड इन अमेरिका, और वो आते हैं केपीके के अंदर उन्होंने एक एमटीआई एक्ट की खातिर चलाया, एक वो एमटीआई एक्ट उसके साथ चला। नाउ उन्होंने 3 दफा इसके ऊपर अटेम्प्ट किए। मैं समझता हूँ ये शब खून मारने के बराबर इन्होंने किया है कि पहले इन्होंने एक एक्ट के जरिए से किया, वो सेनेट के अंदर से नहीं कबूल हो सका तो मतलब वो सारा वेव ऑफ वाक़या खत्म हो गया। देन उन्होंने चाहा कि साथ ही रहेगा। मैं चाहूंगी कि मियां अब्दुल रशीद साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो जाएं। मियां साहब, मैं बिल्कुल आपके कंसर्न्स भी जानना चाहूंगी कि रेगुलेटरी बॉडी इसके हवाले से आप लोगों के जो खदशात हैं आप जरा उसकी मजीद वजाहत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को तो यकीनन पामी के जो सदर हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने भी बड़ी तफसील के साथ जो है अब उन्होंने बयान कर दिया। तो उसके बाद कोई राब्ता किया है हुकूमत की तरफ से, कोई राब्ता हुआ आप लोगों से? शुक्रिया आयशा, मैं निज़ामी साहब और मियां नवीस साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हकीकतन ये 9वीं बॉडी है जो कि टूटी है। 2015 से ये सिलसिला शुरू हुआ। एडहॉक काउंसिल बनी, फिर एक आर्जी काउंसिल बनी जिसने इलेक्शन कराए, फिर एक काउंसिल बनी। तो असम्बली से पार्लियामेंट से चीज़ें थ्रू नहीं हो सकती थी, इसलिए बॉडी बनती थी टूट जाती थी, बॉडी बनती थी टूट जाती थी। लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की कि स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके एक जगह बिठाए और कंसेंसस के साथ एक फोरम लेके आए। इसकी कोशिश नहीं की गई। इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट तो है ही, ये डिमांड ही ये है आलमी इदारों की कि जो भी बॉडी हो वो सरकारी असरात से पाक हो और एक जमहूरी इदारा हो। तो हमारी जब शाकुरुल्लाह जान साहब की एडहॉक काउंसिल थी तो उस वक़्त भी इंटरनेशनल इदारे बड़ी कोशिश करते रहे। उनकी टीम यहाँ आई तो इन्होंने गारंटी की कि अगली काउंसिल जो आएगी वो इलेक्टेड होगी। उसके बाद तारक भुट्टा साहब की एक काउंसिल बन गई 17 मेंबर्स की। थोड़े अरसे बाद ही उसमें से 4 मेंबर्स को निकाल दिया गया और WFME ने, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, उन्होंने इनसे पूछा कि 4 मेंबर्स को क्यों निकाला गया, आप क्यों चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका ये जवाब नहीं दे सके तो WFME ने लिखा कि कट ऑफ विद पाकिस्तान फॉर फ्यूचर। ये बड़ी हौलनाक और हॉरिबल सूरत हाल है इंटरनेशनल इदारों के लिहाज से। तो हमारे उस वक्त के जो यहाँ पर कारफरमा थे लोग, उन्होंने कहा जी वी आल्सो कट ऑफ विद WFME। ये 201 सेशन है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का, उसके ये मिनट्स हैं, एजेंडा पॉइंट नंबर 15। तो ये इस तरह से खेला जा रहा है लोगों के मुस्तकबिल के साथ। अब ये मेडिकल कमीशन आया, ये पहले ऑर्डिनेंस के तहत आया था, अभी ये एक पार्लियामेंट के बिल के तौर पर आया है। इसको एक तो इंटरनेशनल जो इदारों के साथ हमारा तल्लुक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। दूसरा, जिस तरह के बच्चे हमारे 5 बड़े बड़े सख्त किस्म के इम्तिहानात देते हैं और बहुत सारे बच्चे जो ये इम्तिहान पास नहीं कर सकते, 4 अटेम्प्टों के बाद वो मेडिकल प्रोफेशन से आउट हो जाते हैं। इतने सख्त इम्तिहानों के बाद अब NLE फिर सर पे मौजूद है कि 5 इम्तिहान पास करके फिर नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम उनको देना पड़ेगा बच्चों को। और जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम में किसी वजह से, चूंकि ये एक पेपर होगा, एक पेपर शीट होगी जो 5 सालों का उनका जज करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको मियां साहब साथ ही रहेगा। मियां नवीद साहब की तरफ में जाना चाहूंगी। मियां साहब, ये तमाम बातें आपने मियां अब्दुल रशीद साहब की भी सुनी है। मुझे ये बताइएगा कि जो UHS है, जो इन मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलेट करती है, मुझे उसके स्टैंडर्ड के बारे में बताइएगा कि उसका अपना क्या स्टैंडर्ड है, तालीम का क्या मयार है वहाँ पर? देखिए आशा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो तकरीबन अगर पंजाब की बात करें तो 64 के करीब निजी मेडिकल कॉलेजेस और
तकरीबन कोई 20 के करीब या 25 के करीब जो है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज को रेगुलेट करती है, लेकिन बदकिस्मती से ये भी धारा 2002 में बनाया गया और उसके बाद तकरीबन 17 और तकरीबन 18 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी। वहाँ पर आज भी एक एग्जामिनेशन बॉडी है, वहाँ पर पर्चे लीक आउट होते हैं। पिछले दिनों में, पिछले साल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो वाइस चांसलर थे उनको हथकड़ी लगी और वो जो MD कैट का पेपर होता है वो लीक आउट हुआ, लेकिन आज तक इस यूनिवर्सिटी की जानब से ना तो कोई मेडिकल कॉलेज बनाया गया अपना, ना इनका कोई अपना अस्पताल है, और इसके ऊपर पामी की जानब से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया गया है कि जो 5.5% 64 मेडिकल कॉलेज से वसूल किया जाता है वो तकरीबन सालाना 1.5 से 2 अरब रुपए है। वो पैसा कहाँ है? क्या उस पैसे से रिसर्च का काम किया गया? क्या उस पैसे से सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अफसरान और डॉक्टर्स प्रोफेसर को तनख्वाहें अदा की जा रही है? वो पैसा निजी मेडिकल कॉलेज से टैक्स का पैसा है, उस पैसे से ना तो रिसर्च शुरू की जा रही है बल्कि अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है वहां पर। तो ये एक बड़ी बात है। ये अच्छा, अशरफ निजामी साहब, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रही हैं। आप लोगों का जो एक बड़ा कंसर्न है वो ये है कि फीसों में जो इजाफा है वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, अगर मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, अगर बाकी स्कूल्स फीसें बढ़ा रहे हैं और अगर मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो फीसें नहीं बढ़ाएंगे तो चलेंगे कैसे? तालीमी मयार को एक स्टैंडर्ड के ऊपर बरकरार रखना किस तरह से मुमकिन होगा फिर? देखिए, मैं समझता हूँ ज़ाती हैसियत से और एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के देयर शुड बी नो कम्प्रोमाइज ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मेडिकल एजुकेशन। मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सरकारी के लिए भी वैसे ही होंगे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हमने एक मेडिकल एजुकेशन देनी है, एक डॉक्टर बनाना है जिस डॉक्टर ने इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी होना है और भले हमारे मुआशरे के लिए भी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ऐसा डॉक्टर बना दें जिसको टीके का पता हो कि टीका मतलब मस्तिष्क में या वेन में लगना है, वो हवा के अंदर उसको फारिग ना कर दे। तो हमने जो करनी है वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स, एक एजुकेशन, और उसके लिए क्या है कि हमारे तालीमी इदारे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसके साथ हमारी अटैच्ड हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ ये सारा निज़ाम जो वो ठीक होना चाहिए। तो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी उस वक्त तक हमारे स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं हो सकते। मेरी जाती राय के अंदर ठीक है। मियां अब्दुल रशीद साहब, अगर ये आपके मुतालबात जो हैं, मेरे पास टाइम कम रह गया, आई एम सॉरी अशरफ निजाम साहब। मियां अब्दुल रशीद साहब, अगर ये जो आप लोगों के मुतालबात हैं ये पूरे नहीं होते, मसाइल हल नहीं होते, तो फिर लाइहा अमल क्या होगा? क्विकली बता दीजिए, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। ये पामी की अभी नई क़यादत आई है, उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे एक लाया अमल अख्तियार किया है। यानी हमारे जो चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हैं उन्होंने कहा जी ना हमने 2 नंबरी करनी है ना हमने बर्दाश्त करनी। ठीक है, ये एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो एक कंप्लेंट, एक पामी खुद एक कंप्लेंट सेल बना रही है जिसमें कि जो भी कॉलेज किसी बच्चे के साथ ज्यादती करेगा, किसी से ओवर चार्जिंग करेगा और किसी स्टाफ के साथ कोई ज्यादती होती है तो पामी खुद आगे बढ़ के उनके मसाइल को हल करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां अब्दुल रशीद साहब, अशरफ निजाम साहब और मियां नवीद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ लॉ हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों शख्सियात की आमद का। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह।